हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, कुछ ही घंटे में आप लोगों का हिंदी का पेपर है मेरे प्यार बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि आप लोगों की एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेरे प्यार बच्चों, यह पेपर आप लोग तैयार कर लोगे तो इस पेपर से मेरे प्यार बच्चों आपको गारंटी देता हूं कि 80 से लेकर 85% मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। मात्र आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो के देखने के बाद मेरे प्यारों चो इसमें जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान आप दे देंगे तो वहीं से प्रश्न आप लोगों के आने वाले हैं और 80 से 85% क्वेश्चन यहां से फंसेंगे इस पेपर से। कोड है 302 डीटी कोड है मेरे प्यार चो। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पेपर को एक बार देख के ही जाना। 100 नंबर का है तो 100 में 80 से 85% आपके बिल्कुल फिक्स है और इतना बहुत बेस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड लेकर जाना, अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। और पेपर की अगर हम बात करें, इसको समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, निर्देश यहाँ पे बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, मतलब 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। मेरे प्यार बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, अगर आप कहीं पे भी हो थोड़ा सा समय आप निकाल के इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपसे दावा करता हूं कि 80 से 85% मार्क्स कहीं नहीं गए हुए हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। इसके बाद देखिए बोला है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्न एक का उत्तर देना एक साथ अनिवार्य है। मतलब 2 खंड है, दोनों खंडों को हल करना आपको अनिवार्य है। पहला खंड आता है खंड क। खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, प्रश्न उत्तर पहला पहला का क है कि खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। तो मेरे प्यार जो चंद छंद वर्णन की महिमा को। मेरे प्यार जो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ख वाला है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला ग वाला है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मतलब कुछ आप बीती कुछ जग बीती। मेरे प्यार बच्चों, ये जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसके बाद घ वाला है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। तो संस्मरण विधा की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। र वाला प्रश्न है कि जीवन और दर्शन के रचनाकार है। तो जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा का क है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी है मेरे प्यारो। जो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घ है कि हरियोध जी की कृति नहीं है। तो हरियोध जी की कृति चार ऑप्शनों से कौन है? ये चित्राधार। ठीक है, ग वाला जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए घ वाला है कि नौका विहार कविता के किस कृति से अवतरित है। तो नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? वीणा से। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ड़ वाला है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो दूसरा सप्तक के कवि कौन है? गिरजा कुमार माथुर जी हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यार जो बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। गद्यांश यहां से स्टार्ट है और यहां तक दिया गया है। ये गद्यांश है मेरे प्यार बच्चों। गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। गद्यांश पढ़ने के बाद उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं क वाला कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश एक बार फिर से देख लीजिए कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं को भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। मैं पढ़ूंगा समय नुकसान होगा, समय हमारे पास है नहीं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श पाठ से अवतरित है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यह आपको संदर्भ में लिख देना है। इसके बाद ख वाला प्रश्न देखिए क्या है? रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है मैं दिखा देता हूं कहां तक अंडरलाइन किया गया था कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। इसका आपको व्याख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका व्याख्या कैसे लिखोगे? रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे उबकर उसे अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखें
तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने किसी काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूलों के बाग में ही पहुंच जाइए, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर आप अपने ऊपर की ओर देखें तो आपको यह ब्रह्मांड इस विस्तृत दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। नोट कर लीजिए ग वाला। देखिए ग वाला क्या है कि भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो उत्तर लिखोगे कि भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की मान्यता है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। इसके बाद ग वाला है, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखोगे कि लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। ड़ वाला है कि भौतिक समृद्धि अपने साथ क्यों लाती है, मतलब क्यों, सॉरी, क्या लाती है, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, तो इसका उदाहरण इसी में से मिल जाएगा। क्योंकि लिखेंगे कि समृद्धि की कद्र करता है क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। मतलब जितना भी प्रश्नों का मैंने उत्तर बताया सब इसी में से मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहीं ढूंढने की जरूरत आप लोगों को है नहीं, इसी पैसेज में से सारा का सारा आंसर आप दे पाओगे, इसी गद्यांश में से। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखिए यह पद्यांश है, यह पद्यांश आप लोगों का यहां से यहां तक है। आप पद्यांश को एक निगाह अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं अच्छे से। यह पद्यांश पूरा दिख रहा होगा, यहां तक है कि जल पंचरगत अब अरे अधीर अभागे वाला। ठीक है, अब इसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों आपको 5 प्रश्न रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न यह है क वाला कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखोगे उपयुक्त पद्यांश के साकेत शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि जो है मैथिली शरण गुप्त है। ख वाला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश में किसका संवाद हो रहा है। तो आप उत्तर लिखोगे कि केकई के राम से संवाद हो रहा है। फिर ग वाला है कि वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे। तो आप लिखोगे वे ज्वलित भाव केकई में जगे थे। घ वाला एक रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स्य भी मेरा। इसका व्याख्या करना है तो देखिए व्याख्या लिखोगे कि देखिए इन पंक्तियों में केकई की विवशता व पश्चाताप का वर्णन है। केकई अपना अधीर मन लिए प्रश्न पूछती है, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र। ठीक है, अब इसके पीछे लिखोगे पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु आह आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसके बाद वाला प्रश्न है पश्चाताप की अग्नि में कौन सा जल रहा है। ठीक है, मतलब पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है। तो आप लिखोगे पश्चाताप की अग्नि में केकई जल रही है। सिंपल जवाब है। प्रश्न 5वां आइए। प्रश्न 5वां है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। यहाँ पे पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, दूसरा डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल जी। 3 लोग हैं, इसमें से मैंने किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। लिखेंगे इनका जीवन परिचय कि मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पड़ रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों को डटकर सामना किया तथा डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति की तौर पर विकसित किया। इसके बाद लिखोगे इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों से साझा करने का समय वे निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों लिखोगे यहाँ पे, इसके बाद लिखोगे इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी इग्नाइट माइंड्स एनलिसिंग द पावर विथिंग इंडियन आरोहण
प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कलाम की प्रेरणात्मक कृतियां हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। ख वाला है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों लोगों में से किसी एक का ही लिखना है। तो यहाँ पे सुमित्रानंद पंत का मैंने लिखा है। लिखो कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म जो हुआ था उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंद पंत से उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्मस्थली भी बनाया। सन 1942 में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ का निर्माण किया। अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा और आपने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। और सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े। विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया। सन 1977 में प्रकृति का चितेरा या साहित्यकार सर्वधाम को कूच कर गया। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत प्रकृति के मानवीकरण को अपने, ठीक है, इसके पीछे लिखोगे, अपने सृजन में सहचरी बनाया। पंत का काव्य प्रकृति मानवतावाद तथा अंत चेतनावाद से प्रभावित है। पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के विद्रोह और चित्रमयी भाषा के साथ स्थान प्राप्त है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगले है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में होना चाहिए। मैंने बहादुर कहानी का लिखा है। बहादुर कहानी का सारांश कि अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे यथार्थ की कहानी है जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण वो अपने घर से भाग आया है। लेखक अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर घर के काम के लिए मिला था। आरंभ में तो बहादुर खूब अवगत की गई, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी किशोर, लेखक का बड़ा लड़का, तो मानो वो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहे। बहादुर का बाल मन जब तब आहत होता रहता, परंतु अगले दिन हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चक्कर गिन्नी की तरह घूम फिर कर काम करने लगता। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाकर उससे दुर्व्यवहार किया। बहादुर के स्वाभिमान को चोट पहुंची और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया। सारे घर वालों ने अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करने की ठानी, परंतु उस पश्चाताप को स्वीकारने और उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था और ढूंढे नहीं मिल रहा था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई डाउट आप लोगों का नहीं होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में होना चाहिए। मेरे प्यारों जो खंडकाव्य जिला वाइज होता है, देख लीजिएगा कि आपकी जिला में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है, वही एग्जाम में जाके करना है आप लोगों को। खंडकाव्य तो बहुत है, मुक्तिज्ञ है, रश्मि रथी है, त्यागपति है, लुका आलोक वृत्त है, सत्य की जीत है, इसके बाद श्रवण कुमार है। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूछे जाते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड का भी पूछा जाता है। अब यहाँ से खंड क समाप्त हो गया, खंड ख स्टार्ट होगा और खंड ख प्रश्न नंबर 8वां से। 8वां का क दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखिए संस्कृत का गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह संस्कृत का गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो ये आपके एग्जाम में आने वाला है अभी। ठीक है, अब ये दे दिया, इसके नीचे संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। देखिए संदर्भ कैसे लिखोगे इसका कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। अगर इसका अनुवाद अगर हम बात करें तो अनुवाद होगा कि महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। देश की सेवा में अनुरूप यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद सुशोभित किया। रौलट क्या होगा? रौलट। इसके बाद
रोलेट एक्ट होता है, रोलेट एक्ट होता है। रोलेट एक्ट कानून के विरोध में इसके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासन भयभीत हो गए। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा व्रत को नहीं छोड़ा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए ख वाला, क तो समाप्त हो गया। ख है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब मेरे ख्याल से यह श्लोक आ गया। देखिए श्लोक है, यह श्लोक आप देख रहे हो, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसका संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। अगर इसके अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे दुष्ट की विदा विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इसका अनुवाद है, सिंपल नोट कर लो। इसके बाद है 9 कि निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। जैसे क वाला है अपने पैरों पर खड़े होना, तो इसका होगा उत्तर कि अपने पैरों पर खड़े होना, कामयाब होना, इसका मतलब होता है। वाक्य प्रयोग का मतलब होता है कि राम के माता पिता बहुत खुश है क्योंकि वह नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तो ये अर्थ है, ये उसका वाक्य प्रयोग है। जैसे उल्टी गंगा बहना, इसका अर्थ होता है कि उल्टी गंगा बहना असंभव काम करना, मतलब उम्मीद से परे होना। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखा जाए तो वाक्य प्रयोग क्या होगा कि तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए यह उल्टी गंगा बहाने के समान है। ग वाला है कि गुलर का फूल होना, उत्तर लिखोगे गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। वाक्य प्रयोग इसका होगा कि इस संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना गुलर के फूल के समान है। इसके बाद है मक्खन लगाना, अर्थ लिखोगे कि मक्खन लगाना का मतलब होता है खुशामद करना। वाक्य प्रयोग मतलब वे उन्हीं काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न को मैंने डॉट रखा है। 10वां प्रश्न होता है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश तो आप लोग कर ही लोगे, 5 नंबर के लिए आता है, तो उसी पैसेज में से छाट के लिखना होता है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे जलद और जलज, देखिए जलद मतलब होता है बादल और जलद मतलब होता है कमल, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अवलंब और अविलंब, ठीक है, अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब शीघ्र, तो इसका भी बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग वाला कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे अच्छत, ठीक है, क्या बोला है अच्छत, तो अच्छत का मतलब होता है अखंडित, जिसके खंड या टुकड़े न हुए हो, जैसे धान का लावा। ठीक है, इसके बाद है कर। कर का मतलब होता है टैक्स या हाथ। ठीक है, 2 अर्थ लिखना है। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण और जन्म लेना। क्लियर है। चलिए ग वाला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। कहने का मतलब है यहाँ पे पहला वाला प्रश्न इसमें कि किए गए उपकार को न मानने वाला, तो किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, घृणा के योग्य, घृणा के योग्य को हम घृणास्पद कहते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग वाला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे बोला है कि पहला महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, तो इसको शुद्ध करके लिखोगे तो हो जाएगा कि महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। ठीक है, यहाँ पे कवित्री होता है, कवित्री नहीं। ठीक है, इसके बाद है कि मैं भोजन कर लिया हूं, तो मैं भोजन नहीं, मैंने भोजन कर लिया है। दूसरा वाला जो है बिल्कुल मतलब दूसरे इसका सही अर्थ करके इस तरह लिखोगे। तो मैंने वहां पे बोला था 2, तो 1 को और इस दोनों को मैंने सही सही करके शुद्ध करके लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए 2 इधर भी शुद्ध करके मैंने लिखा, उसको मिला लीजिएगा। तीसरा का होगा कृपया मेरे सामान पर निगाह रखने की कृपया करें, और चौथा का होगा तुम मुझसे मत बोलो। तो चारों का मैंने चारों बता दिया। देखिए जैसे चारों था ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन चारों को शुद्ध करके मैंने यहाँ पे देखिए पहला दूसरा और इधर आपके तीसरा और चौथा सबको मैंने शुद्ध करके लिख दिया। क्वेश्चन बढ़ावा है कि करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ एक उदाहरण लिखिए। देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, परिभाषा की अगर हम बात करें मतलब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण है यहाँ पे कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ कल थी मिट आज चली। उदाहरण हो गया इसका। इसके बाद ख वाला है कि उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखोगे उपमा अलंकार है, डालोगे, लिखोगे जब 2 अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण पे लिख दोगे हरिपद कोमल कमल।
इसके बाद ग वाला है कि सोरठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण में उदाहरण लिखिए। लिखोगे सोरठा छंद का लक्षण या अर्ध समात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा 11 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है सोरठा। क्लियर है। चलिए समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 खत्म, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 13 वहां क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 बोला गया है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। या तो बोला है कि नगर में अपने मोहल्ले की नलियों की साफ सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे मैं पुस्तक के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहला वाला। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखाया जाएगा। मैं किसके लिए लिख रहा हूँ मेरे प्यारों, यहाँ विषय में लिखा गया है कि पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, जिस बैंक से लेना है तो उसका शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट बैंक से आप लोन ले रहे हो। कहाँ पे, हंडिया शाखा प्रयागराज में है। इसके बाद आप महोदय डालोगे और लिखोगे कि निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ, स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने की इच्छुक है। इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजगत इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे यथाशीघ्र ऋण प्राप्त करने की कृपया करें। इसके बाद संलग्न में सभी आवश्यक कागजगत जितने भी हैं, भौतिक अवश्य प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। अब ये आप आ गया है 1 2 3 4 चार निबंध है। चार निबंध में से किसी एक पे लिखना है। मैंने लिखा है यहाँ पे नवीन शिक्षा पद्धति पर निबंध। तो नवीन शिक्षा पद्धति पर निबंध कैसे लिखोगे, पहली हेडिंग रहेगी नई शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी बदलाव। लिखोगे कि भारत में शिक्षा का स्वरूप लगातार बदल रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। ठीक है। अगली हेडिंग रहेगी नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु। लिखोगे 5+3+3 की संरचना के हिसाब से। इस नीति में प्रारंभिक 10+2 संरचना को बदलकर 5+3+3 4 के संरचना को अपनाया गया है। इस छात्रों के समग्र विकास पर अधिक जोर देता है। फिर अगली हेडिंग रहेगी मूलभूत शिक्षा पर बल। लिखोगे इस नीति में बच्चों के शुरुआती वर्षों में मूलभूत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौशल विकास। लिखोगे छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। भाषाओं पर ध्यान। इस नीति में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग क्या रहेगी, यह हो गया। अगली हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे बच्चों नई तकनीकी का उपयोग। अब नई तकनीकी का उपयोग में लिखोगे शिक्षण में नई तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा पद्धति के लाभ, छात्रों का सर्वांगीण विकास। यह नीति छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर समान रूप से ध्यान देती है। फिर रचनात्मक को बढ़ावा। यह नीति छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देती है, स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करती है। यह नीति छात्रों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करती है। विकास, अरे कौशल विकास लिखोगे इसमें। यह नीति छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करती है जो उन्हें भविष्य में सफल होने में मदद करेंगे। अगली हेडिंग रहेगी शिक्षा को अधिक सुलभ बनाती है। यह नीति शिक्षा को अधिक सुलभ बनाती है। इसके बाद निष्कर्ष लिखोगे लास्ट हेडिंग कि नई शिक्षा नीति जो है भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह नीति छात्रों के 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। हालांकि इस नीति को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों का सहयोग आवश्यक है। शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार को मिलकर इस नीति को लागू करने के लिए प्रयास करने होंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। समाप्त हो गया। इस पेपर को मैंने समाप्त कर दिया। अगर पेपर को तैयार है तो बिल्कुल जाइए 80 से 85 नंबर लेकर आइए मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।